नमस्ते बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल AMS संपूर्ण ज्ञान पे। और आज हम आप लोगों के लिए फिर से लेके आए हैं बिहार बोर्ड कक्षा 8 हमारी दुनिया बुक का ये प्रश्न उत्तर का चौथा नंबर है। इसमें क्या कहा गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें अधिकतम 200 शब्दों में। इससे पहले हमने इसके आगे का जो प्रश्न उत्तर है उसको ऑलरेडी बना दिया है। प्लेलिस्ट में जाके आप देखेंगे तो आप वहाँ से जाके उसको देख पाएंगे। उसमें दो ऑप्शन वाले क्वेश्चन हैं और फिर फिल इन द ब्लैंक्स हैं, उसको एक अलग वीडियोस में बनाए हैं। और फिर 50 शब्दों वाला जो है उसको एक अलग क्लास में लिए हैं। आपसे हमारा रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ इस वीडियो को स्टार्ट से लेके एंड तक देखेंगे। हम जो कुछ भी बोलते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, क्वेश्चन को सिर्फ लिख देंगे और आप उसको उतार लेंगे तो इससे नहीं होना है। अगर आप उस आंसर को समझ लेंगे तो आपके अंदर कॉन्सेप्ट बैठ जाएगा। तो क्या है आंसर, उसको देखने से पहले आपसे हमारा रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल का आइकन है उसको भी क्लिक कर दें। और इससे पहले के क्लासेस को देखने के लिए प्लेलिस्ट में ज़रूर जाएं, वहाँ से जाके इससे पहले के क्लासेस को देखें या और भी दूसरे जो कुछ मटेरियल हैं पढ़ने का उसको जाके देखें। प्रश्न क्या कहता है कि प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण उपयुक्त उदाहरण के साथ प्रस्तुत करें। संसाधन किसको कहते हैं ये आपको पता है, प्राकृतिक संसाधन किसको कहते हैं ये भी आपको पता है। नहीं पता है तो मैंने बुक्स को पढ़ाया है, आप उसको जाके देख लेंगे तो आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे। अब ये कह रहा है कि इसका जो वर्गीकरण है उसको प्रस्तुत करें, मतलब उसकी व्याख्या करें, उसका उदाहरण दें कि किस तरह से इसका वर्गीकरण किया गया है। तो इसका जो वर्गीकरण किया गया है वो 5 भागों में संसाधन को बांटा गया है। तो पहला नंबर है विकास एवं उपयोग के आधार पर। तो विकास एवं उपयोग के आधार पर जो बांटा गया है उसको 2 भागों में बांटा गया है। क्या है? एक वास्तविक और एक संभाव्य। तो वास्तविक किसको कहते हैं, संभाव्य किसको कहते हैं, इसको हम लोग डिफाइन करेंगे। उसके बाद आता है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव संसाधन के रूप में विभाजित किया गया है। उसके बाद आता है उपलब्धता के आधार पर। उपलब्धता के आधार पर नवीकरणीय और अनवीकरणीय है। फिर आएगा वितरण के आधार पर। तो वितरण के आधार पर क्या है, सर्वत्र पाए जाने वाला है या फिर स्थानिक है। और लास्ट में क्या आएगा, स्वामित्व के आधार पर, मतलब आपका पर्सनल है, निजी है या फिर राष्ट्रीय है, यानी आप जिस देश में हैं उस देश का है, या फिर अंतर्राष्ट्रीय है। तो निजी कैसे होता है, राष्ट्रीय कैसे होता है और फिर अंतर्राष्ट्रीय कैसे होता है, इन सबको देखेंगे। तो लेते हैं इस प्रश्न का अब हम लिखित। तो अब ये आप देख पा रहे हैं कि ये फाइनल आपके लिए लिखित रूप में मैंने इस बोर्ड पे लिखा है, बड़ा ही मेहनत से इसको लिखा है। तो आप भी इसको उतनी ही मेहनत से फेयर बनाएंगे। लेकिन इतना कुछ लिखने के बाद भी कुछ न कुछ ऐसा रह गया जिसको और लिखना चाहिए था, लेकिन उस तरह से इस बोर्ड पे लिखने से वो एक बार में नहीं आता, इसलिए मजबूरन मुझे उस तरह से लिखना पड़ा है। लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, आप उसको उसी तरह से लिखेंगे। आंसर में क्या है देखिए, प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण उसके उपयोग एवं संचयन के आधार पर किया जाता है जो निम्न है। ये जो है इसको 5 भागों में बांटा गया है। मैंने आपको बताया कि विकास एवं उपयोग के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, उपलब्धता के आधार पर, वितरण के आधार पर और स्वामित्व के आधार पर 5 भागों में इसको बांटा गया है। लेकिन आप जब फेयर बनाएंगे तो लिखेंगे कि विकास एवं उपयोग के आधार पर प्राकृतिक संसाधनों को 2 भागों में बांटा गया है। मैंने ये नहीं लिखा है, क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि शॉर्ट बनाए हैं ताकि एक बार ये बोर्ड में आ जाए। तो आप ऐसा लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे वास्तविक संसाधन, फिर दूसरा लिखेंगे संभाव्य संसाधन। तब फिर लिखना स्टार्ट करेंगे क देके या फिर वास्तविक संख्या देके अंडरलाइन करेंगे, वास्तविक संसाधन देके अंडरलाइन करेंगे। वास्तविक संसाधन वैसे संसाधनों को कहा जाता है जो उपलब्ध तकनीक की सहायता से वर्तमान समय में उपयोग किया जा रहा हो और जिसकी कुल मात्रा ज्ञात हो, उसको क्या कहते हैं, वास्तविक संसाधन कहते हैं। जैसे झारखंड का अब्रक, मध्य प्रदेश का मैग्नीज इत्यादि।
नंबर ख में संभाग भी आ गया। आप इसको यहाँ से लिखेंगे, हमने इसी बीच से लिखा है, मगर आप ऐसा नहीं करेंगे, आप इसको भी यहाँ से लिखेंगे। मैं इस तरह अगर गैप करके लिखता तो फिर हम इसमें इसको नहीं एडजस्ट कर पाते, इसीलिए इसको इस तरह से लिखे हैं। संभाव्य संसाधन वैसे संसाधनों को कहा जाता है जिनकी कुल मात्रा ज्ञात नहीं हो तथा वर्तमान समय में इसका उपयोग भी नहीं किया जा रहा हो, लेकिन भविष्य में उपयोग की उम्मीद हो, ऐसे को संभाव्य संसाधन कहा जाता है। नंबर दूसरा है उत्पत्ति के आधार पर। क्या है? क जैव संसाधन और दूसरा है अजैव संसाधन। तो इसको भी आप उसी तरह से लिखेंगे कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को दो भागों में विभाजित किया गया है, पहला जैव संसाधन, दूसरा अजैव संसाधन। फिर से इसको आप यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे, मैंने यहीं से लिख दिया है। देखिए क्या है, जैव संसाधन के अंतर्गत सभी सजीव को क्या रखा गया है, जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु, यहाँ तक कि हम मानव भी, हम भी जो हैं वो क्या हैं, जैव संसाधन है। अजैव संसाधन क्या है, के अंतर्गत सभी निर्जीव को रखा गया है, जैसे खनिज है, चट्टान है, मिट्टी है, लकड़ी से बने सामान। पेड़ हैं जैव संसाधन में, लेकिन जैसे वो कट के लकड़ी के रूप में आ गया, कट गया तब लकड़ी आ गया, तो फिर वो किस में आ गया, अजैव संसाधन में आ गया। लोहे से बने सामान इत्यादि जो है वो क्या है, अजैव से बने संसाधन है। उपलब्धता के आधार पर संसाधनों को दो भागों में बांटा गया है, ये आप लिखेंगे, मैंने जगह बचाने के लिए नहीं लिखा है। पहला है नवीकरणीय संसाधन, दूसरा लिखेंगे और नवीकरणीय संसाधन, मैंने ये संसाधन नहीं लिखा है जगह बचाने के लिए। अब देखिए, नवीकरणीय संसाधन वैसे संसाधनों को कहा जाता है जिसकी पुनः पूर्ति प्राकृतिक रूप से संभव हो, जैसे सूर्य की किरणें, हवा, वन इत्यादि। और नवीकरणीय संसाधन वैसे संसाधनों को कहा जाता है जिनका पुनः पूर्ति प्राकृतिक रूप से संभव नहीं हो, जैसे कोयला, कोयले को जला देंगे तो उसकी पुनः पूर्ति नहीं होगी। पेट्रोलियम, उसको जला देंगे, उसकी पुनः पूर्ति नहीं होगी, तो वो क्या हो जाएंगे, अनवीकरणीय संसाधन हो गए। अब वितरण के आधार पर संसाधन को दो भागों में बांटा गया है, आप ऐसा लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सर्वत्र और स्थानिक। सर्वत्र संसाधन और स्थानिक संसाधन। सर्वत्र उपलब्ध संसाधन वैसे संसाधनों को कहते हैं जो हर जगह उपलब्ध हो। क्या है हर जगह उपलब्ध, सूर्य की किरणें, हवा, पानी, मिट्टी इत्यादि हर एक जगह उपलब्ध है। और स्थानिक संसाधन क्या है, वैसे संसाधनों को कहा जाता है जो स्थान विशेष पर ही उपलब्ध हो, जैसे क्या है, कोडरमा का अबरख, जादूगोड़ा में पाया जाने वाला यूरेनियम, वो हर एक जगह तो नहीं पाया जाता है, जहाँ पे है वहीं पे वो पाया जाता है। अब स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर क्या है, निजी है, राष्ट्रीय है और अंतर्राष्ट्रीय है। निजी किसको कहते हैं, जो खुद का जमीन है, खुद का तालाब है, खुद के बगीचे हैं, वो हमारा निजी हो गया। राष्ट्रीय क्या हो गया, राष्ट्रीय हो गया, राष्ट्रीय संसाधन क्या हो गया, मान लेते हैं कि जो राष्ट्र का संसाधन है क्या है, खनिज है, पहाड़ है, नदियां हैं, ये किसका है, राष्ट्र का संसाधन है, तो ये सभी राष्ट्रीय हो गए। और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन क्या हो गए, समुद्री सीमा में 200 किलोमीटर के बाद का जो मतलब अपवर्जक क्षेत्र से जो बाहर चले जाते हैं तब का जो आपका कोई भी संसाधन, अगर समुद्र के अंदर कुछ भी है जिसका उपयोग हम करते हैं या आने वाले समय में करेंगे, वो क्या होता है, वो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत उसको रखा गया है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस चीज़ को अच्छी तरह से समझ पाए होंगे, इस क्वेश्चन आंसर को सही से समझ पाए होंगे। आपसे हमारा रिक्वेस्ट है कि आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप इसको अच्छी तरह से फेयर बना सकें। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो ये क्वेश्चन आज यहीं पे इस वीडियो क्लास को द एंड करते हैं। इसके नेक्स्ट आप देखने के लिए अगर आपने हमको सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर सब्सक्राइब किए हुए हैं तो एक बार फिर से अनसब्सक्राइब करके फिर से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर दें ताकि इसके बाद का जो वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको चला जाए। या फिर बहुत दिनों बाद अगर आप देख रहे हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में चले जाएं, वहाँ से जाके आप सीक्वेंस वाइज बिहार बोर्ड हमारी दुनिया का सीक्वेंस वाइज आपको वीडियोस मिलेगा, यानी बुक को पढ़ाया फिर उसका क्वेश्चन आंसर, फिर दूसरे चैप्टर को पढ़ाया फिर उसका क्वेश्चन आंसर, इस तरह से करके आपको इस हमारी दुनिया बुक का पूरे बुक का
अध्याय वाइज जो पढ़ाए हैं और फिर क्वेश्चन आंसर दोनों मिलेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसको पढ़ के अपने ज्ञान को ज़रूर आगे बढ़ाएंगे। तो मिलते हैं हम फिर इसके दूसरे क्लास में।